नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। आज डेट है 8 अक्टूबर और जो सबसे पहले फ्रंट पेज पे न्यूज़ निकली हुई मिजोरम और छत्तीसगढ़ का में जो है असेंबली इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए मिजोरम में जो है 40 सीट हैं और छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं। और मिजोरम में तो ये मिनिमम लेजिस्लेटिव इतनी सीट्स होनी चाहिए, 40 सीट्स। ठीक है, ये तो क्राइटेरिया ही है, तो वही है। और छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ है कि बिहार जो है, बिहार की कैबिनेट ने एक डिसीजन पर अप्रूवल दे दिया है कि जो बिहार में जॉब्स के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी और प्लस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी, इनको मिला के 65% का कोटा दिया जाएगा बिहार में। ठीक है, इन जातियों को। उसके साथ ही साथ में 10% का एडिशनल कोटा जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, वो भी दिया जाएगा। कि तो टोटल जो रिजर्वेशन हो जाएगा वो 75% हो जाएगा स्टेट में किसी भी जॉब के लिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है। आपको पता है 1992 में, हमने कई बार जब कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, तो 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की थी कि देखिए, आप रिजर्वेशन तो दे सकते हैं लेकिन रिजर्वेशन को 50% से ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं। यानी कि टोटल 50% से कास्ट बेस्ड जो भी रिजर्वेशन होगा वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, फाइनल किया था। अब यहाँ पर फिर बिहार क्या करेगा? बिहार एक अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पास करेगा और उस बिल को पास करने के बाद में वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा कि हम 65% से ऊपर जो है 65% रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी और ईबीसी के लिए और 10% प्लस एडिशनल ईडब्ल्यूएस के लिए लागू करेंगे। अब देखिए, ये जो अगले आर्टिकल्स हमें जो देखना है, ये जो 70 आवर्स वीक वाला जो लगातार न्यूज़ में चल रहा है, जिसमें इन्फोसिस के हमारे जो फाउंडर हैं श्री एन आर नारायण जी, तो एन आर नारायण मूर्ति जी ने जो है एक कमेंट किया था कि अगर इंडिया को जो है जापान और डेवलप्ड नेशंस के बराबर आगे पहुंचाना है तो हमें भी 70 आवर्स वर्क करना चाहिए। तो इस पे हमने एक बार डिटेल्ड में जो है पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने जापान और जर्मनी के साथ में जो है कंपेयर किया था, तो हमने जापान और जर्मनी के साथ में जो इंडियंस के क्या, वहाँ के लोगों की क्या प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि कितने घंटे में कितने डॉलर्स वो कमा लेते हैं काम करके, और इंडिया में कितने रुपए कितने डॉलर्स कमाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे ये साबित हुआ था कि ज़्यादा जो है वर्क टाइम देने से काम, मतलब कि आप अगर काम के लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोग्रेस ही होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, आपकी क्रिएटिविटी नहीं डेवलप हो पाती। तो ये आर्टिकल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगला जो एक बार देख लेते हैं, देखिए जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं नामगेल वांगचक, ये इंडिया आए हुए हैं। आपको पता है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की। ठीक, अब इसमें राइटर जो बेसिकली बात करते हैं वो बात करते हैं कि देखो, इंडिया को अब क्या करना चाहिए। इंडिया की चूंकि आस पड़ोस में कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, आपको पता है। ये यहाँ पे मैप में देखिए कि देखिए म्यांमार में तो इस समय आपको पता है मिलिट्री कूप चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि इंडिया का देखिए एक स्टैंड रहता है कि इंडिया जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डेवलपमेंट ट्रेड करेगा या कनेक्टिविटी करेगा, और साथ ही साथ में डेमोक्रेसी को प्रमोट भी करता है। वहीं पर पाकिस्तान के साथ में आपको पता है कि कितनी अनस्टेबिलिटी इंडियन रिलेशंस को लेकर रहती है। साथ ही साथ चाइना हर एक फ्रंट पे, चाहे वो यहाँ पर लद्दाख के फ्रंट पर हो या फिर डोकलाम के फ्रंट पे हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, ठीक, हर जगह पर चाइना के साथ में हमारे इश्यूज रहते हैं। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जो कुछ हमारी स्टेबिलिटी है थोड़ी बहुत, वो नेपाल के साथ में है, भूटान के साथ में है, बांग्लादेश के साथ में और श्रीलंका के साथ में। तो इन लोगों के साथ में हमारे फ्रंट रिलेशन है। तो भूटान के थ्रू इंडिया चाहता है कि जो हम भूटान भी सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, उनके साथ कनेक्टेड रहे और इंडिया उसमें फैसिलिटेट कर सके ट्रेड के लिए या फिर कनेक्टिविटी के लिए। जैसे कुछ चीज़ों पे बात होती है। अब आइए देख लेते हैं, मतलब कि जिन चीज़ों पे बात होती है उनको हम एक बार इमेज में देख लेते हैं। तो देखिए, दो तो रेल नेटवर्क की बात होती है कि दो रेल नेटवर्क्स पे जो है काम किया जाएगा। सबसे पहला रेल नेटवर्क जो बात होती है वो गेलेफू से कोकराझार तक।
तो गेलेपू से, ये गेलेफू है आपका, और ये है कोकराझार। ये कोकराझार आपका पड़ता है आसाम में, ठीक है, यहाँ तक आपका आसाम है। ठीक, तो इंडिया इसको डेवलप करने के लिए भूटान को हेल्प करेगा। और देखिए भूटान का क्या है कि भूटान का ये जो साउथ ईस्ट का एरिया है ये लेस डेवलप्ड है। ठीक, तो भूटान क्या चाहता है कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना चाहता है, और उसी के साथ ही साथ में गेलेफू में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप करना चाहता है। उसके लिए इंडिया भूटान को हेल्प करेगा फिनेंशियली भी। ठीक, उसी के साथ ही साथ में एक और, अच्छा, ये जो रेल लिंक है ये आपकी 57 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक, सामसते सामतसे, इसको सैमसे बोलते हैं, और सैमसे से बनरहाट, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो ये बनरहाट जो वेस्ट बंगाल में है, सामसे जो है ये भूटान में है। इसके बीच में भी रेल नेटवर्क जो कि करीब 20 से 25 किलोमीटर के बीच की रेलवे लिंक है। तो इन दो रेलवे लिंक्स के बारे में बातचीत हुई है। ठीक, इन पे काम होगा। और उसी के साथ ही साथ में एक इंडिया और बांग्लादेश का एक कनेक्टिविटी रूट है। उस रूट का नाम है हल्दीबाड़ी। ये यहाँ पे देखिए हल्दीबाड़ी और चिल्लापाटी, सॉरी चिल्लाहाटी। ठीक है, चिल्लाहाटी जो है ये बांग्लादेश में पड़ता है, और हल्दीबाड़ी जो है वो इंडिया में पड़ता है। तो ये रूट नेटवर्क है, इंडिया और बांग्लादेश को ट्रेड के लिए कनेक्ट करता है। इंडिया क्या करेगा कि यहाँ से भूटान को एक्सेस दे देगा इस जगह से, इस स्टेशन से, कि वो अपने माल को भूटान में भी, सॉरी बांग्लादेश में भी ले जा सकें। तो इस तरीके से इंडिया जो है फैसिलिटेट कर रहा है भूटान को कि वो अपना ट्रेड और गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई यहाँ बांग्लादेश में कर सकें, और अपने एक्सपोर्ट को, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ में भी अभी एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने भूटान के साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके अंतर्गत जो भूटान होगा उसको बहुत ही कम ड्यूटी अपने एक्सपोर्ट पर जो है पे करनी पड़ेगी बांग्लादेश को। जो भी ये सामान यहाँ से आएगा बांग्लादेश में, उसके लिए बहुत ही कम ड्यूटी भूटान को पे करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब उनका जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बांग्लादेश की मार्केट में थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो बांग्लादेश, तो भूटान को एक काइंड ऑफ सपोर्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो है भूटान और बांग्लादेश और नेपाल के साथ में कनेक्ट होके एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल का नाम था BBIN। देखिए यहाँ पे पेन काम नहीं कर रहा, आप देख लीजिए। इसका नाम था भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल। तो BBIN जो है इस नेटवर्क को बोलते हैं जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी के लिए काम किया जाता है। ठीक, उसी के साथ ही साथ में जो भी भूटान की इलेक्ट्रिसिटी होगी, भूटान की जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इंडिया उसको प्रोवाइड करवाएगा बांग्लादेश को, और साथ ही साथ में उसको जो है यहाँ पर श्रीलंका के पास में भी लेके आएगा, और खुद तो खरीदेगा। ठीक है, अब देखिए नेपाल और भूटान आपके दो हिमालयन जो स्टेट्स हैं, इन दोनों में मेन इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? इनकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही साथ में दूसरा है इनका टूरिज्म। अब देखिए हुआ क्या कि जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 की वजह से टूरिज्म तो आपका चले ही गया था। उसके बाद में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, कहीं पर भी हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की परचेज भी डाउन हो गई। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, जो भूटान है उसके पास में काफ़ी ज़्यादा डेप्ट हो गई, वो उनके पास कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया। करेंटली जो भूटान का कर्जा है वो करीब 125% है उनकी जीडीपी का। यानी कि सपोज दैट वो अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 125 रुपया उनका कर्जा है। लेकिन खैर इसमें सुकून की बात यह है कि मैक्सिमम जो कर्जा है उनका वो इंडिया के साथ ही में है। ठीक है, अभी तो इसलिए जो है इंडिया ने उनको जो है, कहने का मतलब भूटान को हेल्प करने के लिए बोला हुआ है। और उसी के साथ में देखिए इंडिया ने भूटान का जो 13th 5 ईयर प्लान था, जैसे अपने यहाँ इंडिया में चलते थे, तो 13th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने बहुत हेल्प की। उसके लिए भूटान ने इंडिया को थैंक यू भी बोला। इंडिया ने बोला है कि हम आपके 14th 5 ईयर प्लान में भी पूरी फुल हेल्प करेंगे आपको, और साथ ही साथ में जो है जो ये पोर्ट का डेवलपमेंट है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए हमारे लिए इस समय इंडिया और भूटान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं इस टाइम पर? देखिए भूटान शुरुआत से हमारा फ्रेंड था, लेकिन 2000 मतलब कि भूटान 2007 से पहले, भूटान चाहे वो वेपन्स खरीदे, यानी कि आर्म को अगर अपनी इंक्रीज कर रहा हो, आर्मी को कहीं अलग से उसकी ट्रेनिंग लेनी हो,
या फिर कोई फॉरेन डिसीजन होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो उसके लिए वो इंडिया से ही कंसल्ट करता था 2007 से पहले। तो यानी कि 2007 से पहले इंडिया जो है वो बिग ब्रदर का रोल प्ले करता था, ठीक। लेकिन फिर 2007 में एक न्यू फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई इंडिया और भूटान के बीच में। तो जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी, इसके बाद में फ्रेंडशिप ट्रीटी में इंडिया और भूटान को इक्वल रोल दे दिया गया, ठीक। यानी कि अब बिग ब्रदर नहीं, अब दोनों इक्वल हैं। भूटान सोवरेन है, वो सेल्फ खुद से जो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और इंडिया ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा 2007 के बाद से, ठीक। अब करेंटली जब भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना गए, और चाइना में अपनी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं डोकलाम का भी नाम आया। अब डोकलाम ये है, आपको पता है, ये आपकी चुंबी वैली है, ठीक। चुंबी वैली है यहाँ पर। 2017 में इंडिया और जो है आपके चाइना के जो है सैनिक आमने सामने आ गए थे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा था। अब चाइना जो है क्या भूटान को बोल रहा है, क्योंकि देखिए चाइना बीच बीच में जो है जहाँ उसका इच्छा होती है वहाँ पर वो बोल देता है कि ये हमारी लैंड है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इधर बोल देता है। फिर या फिर भूटान के जो ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर बोल देता है कि ये हमारा, जैसे एक साक्टेंग सेंचुरी है, साक्तेंग सेंचुरी, ठीक, भूटान में यहीं पर ईस्ट में। तो इस पर जो है चाइना क्लेम करने लगा कि नहीं ये मेरी सेंचुरी है। इसके लिए जो फंडिंग आती थी यूनाइटेड नेशन से उसको भी बंद करवा दी चाइना ने। तो इस तरीके की जो चाइना के क्लेम्स लगातार बढ़ रहे थे, उसकी वजह से भूटान गया था चाइना से बात करने। अब चाइना ने एक प्रपोजल रखा था कि यहाँ पर एक काम करिए, आप डोकलाम में जो ज़मीन है ये आप हमको दे दीजिए, और इस ज़मीन की जगह पे आप यहाँ पर कहीं पर भी लैंड ले लीजिए हमसे। तो अब हमारा कंसर्न ये है, फिलहाल हमने अभी तक, यानी कि इंडिया ने अभी तक इंटरफेयर नहीं किया इस मैटर में, लेकिन इंडिया इस मैटर को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है। और चूंकि हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि भूटान कोई भी डिसीजन लेगा तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को देख के लेगा। इंडिया का इंटरेस्ट यहाँ पर ये है कि अगर चाइना इस जगह पे बैठ जाता है आके, तो हमारा जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये यहाँ पर केवल देखिए 22 किलोमीटर ही है, ठीक है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच में ये जो वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन है ये केवल 22 किलोमीटर का है। यहाँ पर तो मान लीजिए 90 80 90 किलोमीटर है भी, लेकिन बस यही, इसी को हम लोग चिकन नेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारी कनेक्टिविटी का इकलौता साधन है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में जो है हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया जो है भूटान के साथ में बात कर रहा है। अच्छा एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो 13 12 ईयर नहीं, पहले जो इनका 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, और 13th अब चलेगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा बस। अगला आर्टिकल है हमारा कतर से रिलेटेड। आपको पता है कि कतर में हमारे कंट्री के जो 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे एक्चुअली में, तो वो क्या है कि वो जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे वो इंडोनेशिया में प्रोवाइड कर रहे थे। तो उसके बाद में कतर की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है दाहरा, दाहरा इंटरनेशनल, जो कि अब है भी नहीं वो कंपनी, ठीक है, वो कंपनी बंद हो गई। तो दाहरा इंटरनेशनल जो है वो कतर के नेवी जो सेना है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। तो उसको जो नेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दहारा ने इन 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स को हायर किया हुआ था, ठीक। अब मैटर क्या हुआ, मैटर आया कि इन 8 ऑफिशियल्स के ऊपर जो है स्पाई के चार्जेस लगाए गए, स्पियोनेज के चार्जेस लगाए गए, कि इन 8 ऑफिशियल्स ने इटली से एक सबमरीन खरीदी जा रही थी, उस इटली से सबमरीन की जो डिटेल्स हैं उसको इजराइल के साथ में साझा किया, ठीक। इसको लेके इन 8 जो हमारे एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं इनको डिटेन किया गया, और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कतर के गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर वहाँ की कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुना दी अभी जल्दी में। ये है पूरा मैटर आपका, ठीक। अब इस मैटर को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें राइटर जो यहाँ पे राइटर हैं ये क्या बात करते हैं, ये फॉर्मर एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई रह चुके हैं, ठीक। इसलिए इनकी बात सुनना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए राइटर ये कहते हैं कि आजकल जो है लगातार जो न्यूज़ में खूब चल रहा है, हेट मॉन्गरिंग हो रही है, कि जो यूएई है, सॉरी जो आपका कतर है, कतर जो है वो एक इस्लामिस्ट सेंचुरी बन गया है, जो कि टेररिस्ट को पूरा होल्ड कर रहा है, मतलब कि टेररिस्ट को होस्ट कर रहा है।
तो इस तरीके की बड़ी स्पीचेस चल रही हैं, ठीक है, जब से ये केस सामने आया हुआ है हमारे 8 नेवी ऑफिशियल्स का। उसके बाद में पाकिस्तान का रोल, कुछ लोग बताते हैं कि इसमें जो है पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का हाथ है, जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं उन लोगों ने मिलके जो इन इंडियन 8 इंडियन को फंसाया हुआ है, पाकिस्तानी एजेंसीज का हाथ है इसके पीछे। साथ ही साथ में कुछ राइटर्स तो ये भी बोलते हैं, राइटर कह रहे हैं कि जो इंडिया यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच का जो एक्सिस है उसको, चूंकि उसमें क्लोजनेस आ रही है, तो उस वजह से भी यूएई जो है उसको कतर जो है उसको तोड़ना चाह रहा है। तो राइटर बोलते हैं कि अभी तक इंडिया और यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच का कोई ऐसा तो वो भी नहीं आया हुआ है, क्या नाम है, एक्सेस, कहने का मतलब कोई ऐसा एक्सेस बना भी नहीं है। इंडिया नहीं, सॉरी, इजराइल। तो इजराइल और यूएई, आपको पता है कि इजराइल और यूएई के बीच में ऑलरेडी एक एक एकॉर्ड है जिसका नाम है अब्राहम रिकॉर्ड एकॉर्ड, ठीक है। वैसे ही सऊदी के साथ में भी इनकी जो है एकॉर्ड होने जा रही थी। तो ये जो ट्राइलेटरल वाला एक्सेस बनने जा रहा था, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसको ब्रेक करने के लिए इस तरीके के, और इंडिया की क्लोजनेस ना हो जाए इनकी, तो इसके लिए जो है ऐसा काम किया जा रहा है। राइटर एक्चुअली में इस पूरे आर्टिकल में थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बात करते हैं कि किस तरीके की जो है हवाबाजी चल रही है मीडिया में, ठीक। उसके बाद में ये भी बोल रहे हैं कि जो है चूंकि इंडिया अब एक ग्लोबल, कुछ राइटर्स ये भी कहते हैं कि इंडिया अब एक देखो सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, तो कतर जो है एक मैसेज दे रहा है यूएसए को कि हम अपनी एशिया में किसी भी नई पावर को उभरते हुए नहीं, मतलब कि उभरने नहीं देंगे, नई पावर को असर्ट करने, उसका असर्टिवनेस नहीं काजिब होने देंगे, ये आप समझ लीजिए, काबिज होने देंगे, ये आप समझ लीजिए। उसी के साथ ही साथ में कुछ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, वो बोलते हैं कि सिंस इन जो इजराइल ने हमास पर अटैक किया, उसके बाद में इंडिया ने कहीं ना कहीं बोला कि हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया था तो वो सही नहीं था, वो एक टेररिस्ट अटैक था। तो इस चीज़ को लेके कतर ने एक इन 8 ऑफिशियल्स को जो है सजा दे दी है, और ये सिग्नलिंग है इंडिया के लिए हॉस्टिलिटी, ठीक है, इंडिया के लिए एक हॉस्टाइल सिग्नल है ये, ठीक। और कुछ राइटर्स तो इवन ये भी बोलते हैं कि ये जो 8 नेवी ऑफिशियल्स को फांसी दी गई है ना, ये इंडिया की फाउंडेशंस और जो इंडिया की स्ट्रांग रिलेशन है यूएई के साथ में, सॉरी कतर के साथ में, बार बार यूएई की निकल रहा है, जो कतर के साथ में इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको चैलेंज करता है, ठीक है। और इंडिया को फिर से सोचना चाहिए, इंडिया को रीथिंक करना चाहिए कि ये हमारी जो रिलेशनशिप है ये फ्यूचर में सस्टेनेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अब राइटर कहते हैं देखो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये चल रही हैं मार्केट में, ठीक है, इसको आप ये बताइए कि ये एक केस है, ये एक केस है स्पाइंग का, और स्पाइंग से रिलेटेड केस में कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक। इस पर अभी हम बात करेंगे। उससे पहले राइटर ये कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो अब जितना ये प्रेजुडाइस चल रहा है ना, और देखो लोग कहते हैं कि देखो पेन होना ठीक है क्योंकि हमारे इंडियंस हैं और हमें बिल्कुल कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए, लेकिन इस तरीके की रेज और जो आपने प्रेजुडाइस करके रखा है उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। वो कहते हैं देखो कतर एक छोटा सा स्मॉल स्टेट जरूर है कतर, लेकिन उसकी बहुत ही क्लोज टाइज हैं यूएस के साथ में, वेस्टर्न पावर के साथ में, ईरान और टर्की के साथ में। और ये बात भी सही है कहीं ना कहीं कि कतर में जो है हमास का ऑफिस है, कतर में तालिबान का ऑफिस है, लेकिन ये कतर की डिप्लोमेसी है। कतर जो है सब कुछ अपने यहाँ अलाउ करता है। और देखिए अभी कतर ने जो है जो यूएस और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई थी अफगानिस्तान में निकलने से पहले, उसको भी फैसिलिटेट किया था, ठीक। तो ये कतर की जो है डिप्लोमेसी है, और कतर के जो फाइन लीडर्स हैं, फाइन वहाँ की रॉयल जो लीडरशिप है उसकी अचीवमेंट है कि उनके सारी कंट्रीज के साथ में रिलेशंस ऐसे ही अच्छे होते हैं, ठीक है, राइटर ये कहना चाहते हैं। और राइटर कहते हैं मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि वो कतर ने जो है ये जो स्पियोनेज का केस था, यानी कि जो स्पाइंग का केस था, जिसमें जो है आरोप लगाया गया था, इसको जो है थारोली इन्वेस्टिगेट किया गया होगा वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, और जो हार्ड एविडेंस मिले होंगे ना तभी उनको सजा दी गई होगी, ठीक। और राइटर बोलते हैं कि इस केस का और
कतर और इंडिया की टाइज से कोई लेना देना नहीं है। ये केस एक अलग सिनेरियो है और इंडिया और कतर की जो रिलेशनशिप है वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक, इतना राइटर ये जरूर कहते हैं कि मतलब कि राइटर ये कहते हैं, इतना जरूर हो सकता है कि हाँ इंडियन डिप्लोमेट्स कुछ लेवल पे इनसे बात करेंगे। फिर राइटर कहते हैं कि देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इंडिया और कतर के रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग हैं तो एटलीस्ट कतर के ऑफिशियल्स को कुछ ना कुछ तो डिटेल्स इंडिया के साथ में शेयर करनी चाहिए थी। फिर राइटर बोलते हैं देखो, फिर समझो आप नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, अगर कोई भी स्पाइंग वाला केस हो, स्पियोनेज वाला केस हो, जहां पर आपको पता हो कि आपकी देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बंदा इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो उस मैटर को क्या आप किसी थर्ड कंट्री के साथ में शेयर करना चाहेंगे, किसी दूसरी कंट्री के साथ में शेयर करना चाहेंगे? रेटर बोलते हैं क्या इंडिया शेयर करेगी अपनी इस डिटेल को, अगर इंडिया को पता चल जाए कि उनके यहाँ का कोई बंदा उनकी डिटेल्स को पाकिस्तान के साथ में अगर शेयर कर रहा है, तो क्या इंडिया इस चीज़ को यूएस के साथ में या फिर किसी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में शेयर करेगा? वो नहीं शेयर करेगा। पहले तो डील करेगा उस मैटर को, ठीक है, और उस पर बातचीत नहीं करेगा, वो ज़्यादा उस पर हो हल्ला नहीं होगा। तो राइटर के कहते हैं कि देखो सिंपली करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि ये एक स्टैंड एलोन सिक्योरिटी का मैटर है, ठीक है, इसमें बायलैटरल रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हमें मीडिया को पेशेंस रखना चाहिए और रिस्ट्रेंट करना चाहिए। ये जो कम्युनल एब्यूज और नेम कॉलिंग और फीवर्ड स्पेकुलेशंस हैं, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इट सर्व्स नो पर्पस। वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा का जो मैटर था उसमें देखा था कि किस तरीके से माहौल पूरा खराब हो गया था। ठीक, कतर ने नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में शायद कुछ स्टेटमेंट भी दिए थे यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, ठीक है, और क्लेम भी किया था कि हाँ, मतलब कि नहीं, सॉरी, कहने का मतलब ये भी इंडिया से बोला था कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे वहाँ पे उनको तलब करके बोला था कि आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए। तो कहने का मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में इस तरीके की चीज़ें माहौल बिगाड़ती हैं, जो मीडिया की ये जो कम्युनल जो लगातार शो चलते हैं ना, तो इस चीज़ को लेके, और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि ये जो हेट फैक्ट्रीज हैं इनको आप साइलेंस कर दीजिए, इंडिया से के लिए बोलते हैं। और तीसरी चीज़ बोलते हैं कि देखिए, जो हमारे और जो हमारे कतर के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो जो है चुपचाप आपस में बात कर लें, ठीक से जितने भी लेवल पे एस्केलेशन अगर ज़रूरत हो तो एस्केलेशन कर लें, ठीक है, बट बात कर लें और बिहाइंड द सीन बात करें। कहने का मतलब ये जो ड्रामा चल रहा है ना पिक्चर और टीवी पर कि हाँ इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इन सब चीज़ों से बच के चुपचाप डिप्लोमेटिक लेवल पे स्टैंड करें। और एक बात बताते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग साहब भी बोलते हैं कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, ब्लेमिंग इट ऑन यू। कहने का मतलब जब आप ऐसी सिचुएशन हो जब लोग हार रहे हों, ठीक, और वो उस हारने का ब्लेम आपके ऊपर दे रहे हो, उस समय आपको अपना सर एकदम सीधा रखना चाहिए, ठीक है। इस मैटर में कहने का मतलब ये है कि देखिए कि वो इंडियंस को वार्न कर रहे हैं कि आपका जो फेलियर है ना, आपकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नहीं सही से आप कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप कतर के ऊपर ब्लेम ना करिए। शायद राइटर का यही कहना है जो मेरी समझ में आता है। फिलहाल थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। आज की डिस्कशन में इतना ही।